अपन चालू तो करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि स्वस्ति वाचन। आदरणीय गौड़ साहब सुन रहे? गौड़ साहब की आवाज बंद है, आवाज बंद है आपकी। हाँ देखिए सर, अपने इसमें अपनों ने नियम वही बनाया था कि न कोई अध्यक्ष है न कोई विशेष अतिथि है। अपन सभी जो है वो एक समान है, क्योंकि अगर एक को अपन अध्यक्ष बनाए और दूसरे को सदस्य, तो हो सकता है वो ज़्यादा विद्वान हो, तो जो वक्ता बोलेंगे वही अध्यक्ष मान लें अपन, और जो सुनेंगे वो श्रोता हो जाएंगे, और सभी मुख्य अतिथि हैं। ऐसा करके अपन चलेंगे तो उचित रहेगा। इसलिए सभी को दूसरे के ऊपर एक प्रश्न खड़ा करने का अधिकार है। मतलब आप ये ना समझे कोई विशेष ज्ञानी है, अगर कोई शंका आ रही है तो निसंकोच अपन रखेंगे, इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। निसंकोच अपन प्रश्न रखें और उसके ऊपर मंथन करें। तो मैं आपका आदेश हो तो मैं पूरा ये पढ़ के सुना देता हूं। एक बार करूं साहब चालू? आवाज आ रही मेरी? जी देखिए, ऋग्वेदी और सामवेदियों के उपाकर्म के संबंध में है। वैसे तो सामवेदी में भी कृष्ण यजुर्वेदीन, शुक्ल यजुर्वेदीन, वो भी अलग अलग भेद आता है। पर चूंकि हम अभी जो है शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदियों का भेद करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम सिर्फ इस वर्ष जो समस्या आ रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऋग्वेदी और सामवेदी उपाकर्म का जो मुख्य काल है वो श्रावण शुक्ल पक्ष में, ऋग्वेदियों का तो श्रवण नक्षत्र है और सामवेदियों की पूर्णिमा है। उसके बाद हिरण्यकेशियों की और तैतरीय की पूर्णिमा और श्रवण युति करते हो तो, और नहीं हो तो हस्त या पंचमी लेना है। आपस्तंभ पूर्णिमा प्लस श्रवण के योग वाली लेना है, और अगर यहाँ अभाव हो तो फिर भाद्रपद में जाना है। इसी प्रकार बोधायन श्रवण नक्षत्र प्लस पूर्णिमा श्रावण की, और अभाव में आषाढ़ की पूर्णिमा लेना है। इसी प्रकार कार्म माध्यन्दिनी श्रवण और पूर्णिमा के योग वाली लेना है। सामवेदी जो है, हमने यजुर्वेदी और ऋग्वेदी पर चर्चा करी। इसके बाद सामवेदी जो है वो भाद्रपद शुक्ल हस्त लेते हैं, और अगर भाद्रपद शुक्ल पक्ष हस्त नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में श्रावण में हस्त नक्षत्र ले लेंगे। अब अथर्व वाले जो है श्रावण या भाद्र की पूर्णिमा लेते हैं। अब पहले जो है हम इसको कैसे मनावें, मतलब कैसे मनावे का अर्थ है कि किस कंडीशन में उसको ग्रहण करें। जो तिथि है वो उदय काल में 3 मुहूर्त होना चाहिए, या नक्षत्र 3 मुहूर्त होना चाहिए,
और अभाव में वो 2 मुहूर्त हो तो भी चलेगा, मतलब द्विमुहूर्त व्याप्ति में उसको ग्रहण किया जाएगा। अब देखिए, इस वर्ष का यदि हम पंचांग उठा के देखते हैं तो हमें पहले तो मुख्य काल लेना है। मुख्य काल है हमारा श्रवण नक्षत्र, किनका? ऋग्वेदियों का। और श्रावण की पूर्णिमा वो है हमारा किनका? यजुर्वेदियों का। तो ये न्यूनतम उदय काल में द्विमुहूर्त हो तो ही इनको ग्रहण कर सकते हैं। अगर ये किसी प्रकार से पीड़ित हैं, मान लो पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन पूरी है परंतु उसमें या तो ग्रहण है, तो पूर्णिमा में ग्रहण कभी भी दिन में नहीं होगा, रात में होगा, तो उसका सूतक लग जाएगा दिन में, तो उसमें आप ये नहीं कर पाएंगे। उपाकर्म पर चर्चा कर रहे हैं तो उपाकर्म नहीं कर पाएंगे। और यदि श्रवण नक्षत्र भी उसी दिन है और उसमें भी यदि संक्रांति लग गई या ग्रहण का सूतक लग गया तो उसमें भी उपाकर्म नहीं कर पाएंगे। उपाकर्म करने के लिए 2 दोष ही आड़े आते हैं। पहला दोष है, एक तो हमारा उस दिन ग्रहण का सूतक नहीं होना, और एक वो जो है संक्रांति से दूषित नहीं होना। अगर वो इन 2 प्रकार में से किसी प्रकार से दूषित है तो फिर हम यहाँ से उठकर जाएंगे या तो शुक्ल पक्ष, श्रावण शुक्ल की पंचमी, या फिर उसका हस्त नक्षत्र, या दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें हम उपाकर्म करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि यदि श्रवण नक्षत्र उत्तराषाढ़ा से पीड़ित होता हो, मतलब वेदित हो, और यहाँ युत लिखा गया है, युत तो ही होगा जब वो न्यूनतम द्विमुहूर्त हो। वैसे तो वेद का नियम है 3 मुहूर्त, मतलब 6 घटी अगर उत्तराषाढ़ा सूर्योदय में है तो फिर उस श्रवण में आप कौन नहीं करेंगे? ऋग्वेदी जो है वो उपाकर्म नहीं करेंगे। परंतु इस वर्ष का यदि हम पंचांग देखें तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पहले दिन, जो हमारा पहला दिन आता है अर्थात 11 अगस्त को श्रावण की पूर्णिमा दिन में 10:41 से लग जाती है, और दूसरे दिन सुबह 7:07 तक रहेगी, अर्थात 2 घटी कुल रहेगी। 1 मुहूर्त के लगभग हैं और उसको न्यूनतम द्विमुहूर्त होना चाहिए। वैसे 3 मुहूर्त का नियम है पर द्विमुहूर्त तो हो ही, इसका विधान धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में ऐसा लिखा है। अब चूंकि पूर्णिमा दूसरे दिन त्रिमुहूर्त न्यूना है और पहले दिन वो पीड़ित नहीं है, अर्थात उस दिन न तो ग्रहण का सूतक है और न ही उस दिन संक्रांति का प्रवेश हुआ है, इसलिए जो हमारा यजुर्वेदी है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेदी दोनों एक साथ 11 अगस्त 2022 को निर्बाध रूप से पूर्णिमा के प्रारंभ होने पर अपना उपाकर्म कर सकते हैं, यजुर्वेद वाले। अब ऋग्वेद वाली बात आती है तो वहां क्या लिखा है? ऋग्वेद वालों के लिए लिखा है कि वो धनिष्ठा युत हों तो उसमें आपको उपाकर्म करना चाहिए, ये ऋग्वेदियों के लिए है। अब देखिए, दूसरे दिन धनिष्ठा श्रवण से युत नहीं है। वे जो व्यक्ति कह रहे हैं कि सूर्योदय के पहले चालू कर दें क्योंकि श्रवण है और उसके बाद धनिष्ठा युति कर रहा है, तो उसको युति नहीं कहेंगे। युति वेद और युता उसके लिए आता है न्यूनतम 3 मुहूर्त हो। चूंकि उदय काल में दूसरे दिन श्रवण नक्षत्र त्रिमुहूर्त न्यून है या द्विमुहूर्त से भी कम है ही नहीं उस दिन, तो के दूसरे दिन है ही नहीं, इसलिए हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। चूंकि उदय काल में श्रवण नक्षत्र होता और वो फिर न्यूनतम द्विमुहूर्त होता तो उसको हम ग्रहण कर सकते थे। चूंकि उदय में दूसरे दिन श्रवण नक्षत्र नहीं है, इसलिए हम उसमें ये नहीं कर सकते उपाकर्म। अब पहले दिन पर जब हम आते हैं तो लोग कहते हैं पहले दिन तो उत्तराषाढ़ा से युत है श्रवण नक्षत्र, इसको युत नहीं कह सकते हैं,
युद्ध कहने के लिए वो न्यूनतम 2 मुहूर्त होना चाहिए। यहाँ उत्तराषाढ़ा लगभग 2 घटी हैं, तो वो श्रवण से युति नहीं कर रहा है। श्रवण उत्तराषाढ़ा से वेदित नहीं होने के कारण ऋग्वेदी श्रवण नक्षत्र में बिना किसी रोक टोक के अपना उपाकर्म कर सकते हैं। अर्थात जो ऋग्वेदी है और हमारे यजुर्वेदी हैं, दोनों निर्बाध रूप से उपाकर्म 11 अगस्त को दिन में जब हमारी पूर्णिमा लग जाए, अर्थात चतुर्दशी समाप्त हो जाए, तो कर सकते हैं 10:41 के बाद। परंतु ऋग्वेदी तो 6:55 के बाद से ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण नक्षत्र आ चुका है। पर यदि उसमें पूर्णिमा और मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए 10:41 से यदि हम उपाकर्म करेंगे ऋग्वेदी वाले तो बहुत बढ़िया रहेगा, और यजुर्वेदी वाले भी। तो दोनों वेद वाले कि बिना किसी रुकावट के ये कर सकते हैं। पर कुछ लोगों ने चूंकि यहाँ वेद मानकर, श्रवण नक्षत्र अगले दिन 12 तारीख को नहीं है और 11 तारीख को उत्तराषाढ़ा का वेद मान लिया उनने, क्योंकि इसके संबंध में लिखा है कि यदि उत्तराषाढ़ा से श्रवण विद्ध हो और उसमें यदि उपाकर्म किया जाए तो 1 वर्ष के वेद पाठ के फल को नष्ट कर देता है। पर यहाँ नष्ट इसलिए नहीं करेगा कि वो युद्ध नहीं है। युद्ध होने के लिए न्यूनतम 3 मुहूर्त होना चाहिए। तो उन लोगों ने पंचमी या हस्त नक्षत्र में अपना उपाकर्म कर लिया है, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। यहाँ पर 2 प्रकार के काल हैं, एक तो मुख्य काल और एक गौण काल। आपका मुख्य काल दूषित हो तो ही गौण काल को ग्रहण कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर मुख्य काल 11 अगस्त को दूषित नहीं था, इसलिए उनको श्रावण शुक्ल की पंचमी और हस्त नक्षत्र लेना नहीं था। गौण काल उसी आपात स्थिति में ही ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर अब विद्वज्जन विराजमान हैं, इस संबंध में क्रमशः अपने मत देने की कृपा करें। आदरणीय सुरेश जी गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आपका कोई संबंध में हो क्रिया प्रतिक्रिया तो अवश्य हमारे सामने सभी के सामने रखें, ताकि उसमें कोई सुधार किया जा सके। आदरणीय सुरेश जी गौड़ साहब, शायद गाड़ी में चल रहे हैं तो वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्याम मनोहर चतुर्वेदी साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपने इस संबंध में 2 शब्द व्यवस्थित क्रमबद्ध रखें, ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो सके। जी सभी को नमस्कार। जी, आपने उपाकर्म के संबंध में संपूर्ण के विचार दिए, उसमें तरीके से मैंने उसको अच्छे तारीख से सुना और सही विषय को आपने उसमें संग्रह कर लिया। आपने जो कथा है कि गौण समय और एक दुख व्यक्तिगत कुछ लोगों ने अपना श्रावण की जो पंचमी है इसमें किया है उपाकर्म, तो नहीं करना चाहिए था। और फिर भी उसी समय पे किया जा सकता है जब अपना कहना चाहिए ग्रहण पड़ रहा हो या संक्रांति का हो, उस समय पंचमी को कर सकते हैं। और बाकी जो मुख्य काल में जब सब कुछ संभव है तो गौण काल में जाने की कोई जरूरत नहीं। जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और इनकी बातों से मैं सहमत है। हम चाहेंगे कि इसमें इस कर्म करने की विधि तो सब लोग प्राय जानते ही हैं कैसे किया जाता है, वो इसका विषय नहीं है। विषय ये है कि कब करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से जो श्री जी ने बताया उनके विचारों से मैं आदरणीय रमेश जी वाईगांवकर साहब से निवेदन है कि इस संबंध में प्रणाम।
बात से मैं भी सहमत हूँ। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब, नहीं तो मैं पंचमी को हाँ नहीं बनती है तो पहले दिन लेना ही है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र और पूर्णिमा तिथि ये बिल्कुल वो है। और सभी के लिए उन्होंने, बाकी दूसरे लोगों के लिए हस्त नक्षत्र और पंचमी वो दी हुई है। बाकी बुधायन और ये जैसे इन्होंने बताया कि बुधायन के लिए है, इसमें या अपस्तंभ योग के लिए अलग, हिरण्यकेतु के लिए या तैत्तिरीय योग के लिए अलग, वो अलग बात है। उतना उतना वो है। बाकी सर्वसामान्य जो है वो तीन है कि पंचमी है हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। पूर्णिमा इसमें होनी, हस्त पंचमी में तो पूर्णिमा होने का कोई सवाल ही नहीं है। यही केवल एक पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र में आता है, तो इस दिन के लिए है, और उसमें तो निश्चित है तो करना कोई दिक्कत ही नहीं। इसके साथ मैं भी जोशी जी से 100% सहमत हूँ। मुझे जो थोड़ा सा लगा कि 6 घड़ी का अलग एक वो है, वो मैंने आपको बता दिया। जी बाकी जोशी जी से 100% सहमत है। जी। जी। अब कोई विद्वान अपने शब्द रखना चाहें तो बिल्कुल सभी आमंत्रित हैं। अपना नाम सहित बताएं, क्योंकि आपके नाम तो है आ रहे हैं, पर चूंकि पूरा पता नहीं आ रहा है तो आप ही अपने उद्गार रखें यहाँ। मेरा नाम जी जी और मैं आपके पूरे इस वक्तव्य से सहमत हूँ। मुझे कोई शंका नहीं है, जी और शंका तो आगे जाती है, मतलब क्या करें तो कहते हैं हमसे पहले क्या है कि हम लोग पूछना चाहते हैं, छोटे छोटे विद्वान ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा क्या है, ज्ञान बढ़ता रहता है। तो हम लोग आपसे बातचीत करते रहते हैं, तो उसमें क्या हम ये चाहते हैं कि हम तब भी आगे भी ऐसा मौका होना चाहिए। और जो आपने पूरा का शब्द बना इसमें कोई ऐसी आपने कोई गलत बात नहीं कहा है, कुछ बड़े बात समझाया है, और ऐसा ही इसमें सभी ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है। कैसा आदरणीय नवराज जी शर्मा साहब के संबंध में जानकारी दूं मैं आपको कि आप लगभग सभी पंचांगकर्ताओं को फोन कर करके उनको ऐसे कर देते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, और फिर लास्ट में जाके भैया हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये सबको फोन करके और फिर मेरे को उसकी जानकारी देते हैं, और फिर एक नया वीडियो बनवाते हैं मेरे से। और इनके कहने पर ही मैंने लगभग 12-13 वीडियो बना डाले रक्षाबंधन पर। आपकी कृपा है, गुरु महाराज, आपकी कृपा रहेगी, अच्छा रहेगा। हम आपके पूरे सीखने वाले हैं, हम आपके विद्यार्थी हैं। आगे भी जानते हैं कि हम आपके ज्ञान में मैं सन 90 से सरकारी क्षेत्र में हूँ। जी मैंने कुछ सबको कुछ सीखा, आज तक मेरे को ऐसी समस्या नहीं। ठीक है, भगवान है मुझे समस्या को समस्या को आप लोगों से सब करेंगे। ठीक है सर। अब अन्य कोई विद्वान अपने शब्द रखना चाहें? जी हाँ, प्रणाम सर, बोलिए। मेरा कहना ये था कि मैं पूरे दोबारा रक्षाबंधन पर जो आपने अपना विचार रखूंगा आपके आगे। नहीं, एक मिनट आप रुकिए, चूंकि आज का हमारा प्रोग्राम है वो उपाकर्म है। यदि कोई उपाकर्म पर बोलना चाहे तो ठीक, नहीं तो फिर आपकी बात सुनेंगे। उपाकर्म पे कोई बोलना चाहते हैं क्या? जी जी, प्रणाम सर। मुझे मेरा एक संशय ये था कि श्रावणी उपाकर्म होता है, हम्म। इसमें श्रावणी अलग होता है और उपाकर्म अलग होता है। उपाकर्म में तो हाँ। कर दी जाती है। हाँ बिल्कुल, श्रावणी राखी से जोड़ते हैं उपाकर्म यज्ञोपवीत बदलने को। उपाकर्म मतलब मुख्य कर्म है, जब आपको पहली बार यज्ञोपवीत दी जाती है वो मुख्य कर्म है, और ये उपकर्म है मतलब उसको बदलना। प्रारंभ किया जाता है, बस वेदारंभ, यहाँ से वेदारंभ भी किया जाता है और आपका यज्ञोपवीत बदलवा दी जाती है, ये उपकर्म है। हाँ, श्रावणी में रक्षाबंधन को कहते हैं श्रवण जी का पूजन, और अपने इष्ट देवता का पूजन, उनको राखी चढ़ाना।
में जो श्रवण जी है वो श्रवण नक्षत्र होता है या कोई नहीं नहीं, श्रवण जी जो वो जल लेकर जा रहे थे और राजा दशरथ ने उनको बाण मार दिया था, उन श्रवण जी का पूजन किया जाता है। जी देवता जो है हाँ, श्रवण नक्षत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे अगले साल का पंचांग आप देखेंगे तो श्रवण नक्षत्र राखी से 2-3 दिन पहले। हाँ, इसलिए जो है अपन उस पर चर्चा नहीं कर, ये श्रवण जी अलग है। हाँ, और कोई आदरणीय सुरेश जी शर्मा साहब 2 शब्द तो बोले। सर आपने काफी विस्तार से समझा दिया है, ज्ञान दिया है, जी तो मैं उससे सहमत हूँ जी और जीवन में ऐसी जो चीजें को उसका ध्यान में रखूंगा और इनका पालन करूंगा। जी, धन्यवाद। अब किसी का प्रश्न नहीं हो तो आदरणीय योगी साहब के बात को हम सुनते हैं। हमारा एक बीच में प्रश्न आया था कि यदि ग्रहण हो पूर्णिमा को और वो दूसरे दिन पूर्णिमा चली जाए 6 घटी, तो उस दिन अपन उसका उपाकर्म कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्रहण हमेशा ही उस तिथि की समाप्ति पर होता है। मतलब पूर्णिमा की समाप्ति पर ग्रहण होगा। यदि पूर्णिमा रात में समाप्त हो रही है तो ही उसमें चंद्र ग्रहण होगा। अगर वो दिन में समाप्त हो रही है पूर्णिमा तो वो ग्रहण विदेशों में होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा। पूर्णिमा का समाप्त होना रात में जरूरी है भारत में ग्रहण दिखने के लिए, क्योंकि पूर्णिमा की समाप्ति ही ग्रहण का मध्य होता है, मोटे रूप में 5-10 मिनट आगे पीछे, और अमावस्या की समाप्ति ही सूर्य ग्रहण का मध्य होता है 5-10 मिनट आगे पीछे। ये इसलिए अगर दूसरे दिन 6 घटी पूर्णिमा है तो पहले दिन ग्रहण होगा ही नहीं, इस ग्रहण के कारण दोष नहीं आएगा। पर यदि पहले दिन संक्रांति लग गई, जो आपने आदरणीय वाईगांवकर साहब ने बताया था कि पहले दिन यदि संक्रांति प्रवेश हो गई तो उसको दूसरे दिन ले लेंगे और 6 घटी वाली उदिया वो काम आएगी। ऐसा ही श्रवण नक्षत्र के साथ भी होगा। पर इस साल के ऊपर हमने जोर दिया है, अगले वर्षों में और भी कंडीशनें बनेगी तो उन पर फिर पृथक से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूरा निर्णय नहीं हुआ, ये इस साल का निर्णय मात्र हुआ। तो हम सभी इस प्रकार परिणाम में आपकी तरफ से मैं ये सबसे निवेदन करूंगा विद्वानों से कि श्रावणी उपाकर्म ऋग्वेद वाले और यजुर्वेद वाले, दोनों ही वेद वाले 11 अगस्त 2022 को दिन में 10:41 से प्रारंभ कर सकते हैं। और श्रावणी उपाकर्म का जो मुख्य काल है वो पूर्वाह्न है, दोपहर के पहले पहले इसको प्रारंभ किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये रहा कि 11 अगस्त को यजुर्वेदी और ऋग्वेदी उपाकर्म करेंगे। अब आदरणीय योगी साहब जो है रक्षाबंधन के ऊपर कुछ पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल निसंकोच पूछिए। हमारे पास चतुर्वेदी साहब हैं, शर्मा साहब हैं, नवराज जी हैं, वाईगांवकर साहब हैं, आपका पूरा जवाब देंगे। बोलिए। हाँ बोलिए, आप आवाज आ रही है। हमारे जो निर्णय हमारे जो पंचांग है उसके अंदर एक रक्षाबंधन का मुहूर्त जो है 6 बजे से 7 बजे के बीच लगाया हुआ है, तो उससे भी बहुत भ्रमित हो रहा है और लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। जो जिसको जो थोड़ा सा समझता है वो तो बिल्कुल इतनी बात को समझ सकता है, मगर जो नहीं समझता है तो उसके लिए कोई पूरा एक सरल सा कोई वीडियो बना के उसमें डाला है। अच्छा, आपने क्या पूछा पूरा समझ में नहीं आया, इसमें आपके पास शब्द ही इनकी वहाँ पर नेट कमजोर है, मैं इनकी बात को रख देता हूँ। ये कहना चाहते हैं कि एक पंचांग के अंदर सुबह रक्षाबंधन का मुहूर्त दिया है, और दूसरी बात है कि आपके वीडियो में अलग है, तो क्या वो रक्षाबंधन सुबह कर सकते हैं? तो इस संबंध में ऐसा है कि क्या करें, सुबह का टाइम दिया है तो नाम नहीं लेना, आप तो डायरेक्ट बात करो। योगी जी ऐसा है,
जोशी जी ने विस्तार से बताया था कि कुछ लोग यूट्यूब और फेसबुक पे पंडित जोशाचार्य हैं, वहाँ पे अपना थोड़ा सा बहुत ज्ञान रख करके और अपनी जोशाचार्य बने रहते हैं कि मैं जोशाचार्य बन गया। क्योंकि जो शास्त्रों की बात है वो जोशी जी ने आपको स्पष्ट बता दिया है। अब मानना ना मानना परंपरा चीज है, परंपरा एक अलग चीज है, शास्त्र निर्णय एक अलग चीज है। क्योंकि परंपरा को मानते हैं, शास्त्र के साथ मतलब पूछते क्यों, तो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं तो गलत, शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। तो हम उसमें आपको मिसगाइड होने की जरूरत नहीं, बता दिया है, विस्तार से सब कुछ निर्णय हो गया है, कब रक्षाबंधन मनाना है। उस पर आप लोग दुनिया क्या करती है, ये तो दुनिया है सब के लोग बोलेंगे इसमें अच्छे मत वाले खुद वाले कुछ लोग बता रहे पंचांग जैसे बता रहे, पंचांग में अलग अलग विधि के बनते हैं, वो उस चीज को आज ही मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लागू से आज ही पंचांग बना रहे हैं, उस चीज को आगे के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें क्या कर सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। उनको सब पूरा हृदय में जीवित है जो हरि हृदय परंच सब, उनको कोई समझा नहीं सकता। तो उनको ये है कि भाई जो करना है आप अपना शास्त्र में माने, और जो नहीं मानते हैं जबरदस्ती उनको कुछ नहीं कर सकते। बाकी कह रहे हैं आप अभी तो बड़ा जी हाजी मनोज जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। योगी जी पूछ रहा है कि हम सुबह मनाए रक्षाबंधन 11 तारीख को, कुछ पंचांग का दिया। मेरी अभी चर्चा हुई यहाँ के पंडित जी से, उनके बच्चा की बात था। अच्छा अभी जब शास्त्र आप ये निषेध कर रहा है तो फिर कौन मानेगा? शास्त्र लिख रहे हो और शास्त्र के विरुद्ध में बोल रहे हो तो क्या कर रहा है? असली बात क्या है, ये जो बोल रहा है जोशाचार्य नहीं बोल रहा है कुछ। ये जो बिल्कुल सहमत हूँ, मैं तो समझ भी रहा हूँ, जब ऐसा नहीं है उदाहरण से धर्म सिंधु विधि की और ग्रंथ विधि और फैला रखा है, बन गए हैं जो ये जबरदस्ती बोलने जैसे समझो, ऐसे समय पर पुत्र मित्र जैसे जोशाचार्य पैदा हो गए और अपना अपना ज्ञान बढ़ाने लगे। लेकिन शास्त्र का जो निर्णय किया गया है, शास्त्र में जो चीजें हैं उनको मानना चाहिए। अब ये लोग क्या है कि लोग अपने सुविधा के अनुसार ये सब चीजें सेट करते हैं, तो सुविधा के अनुसार नहीं चलता। परंपरा बाजारीकरण हो गया उसका दुष्प्रभाव है। परंपरा सुविधा अनुसार हो सकती है, परंपरा सुविधा अनुसार हो सकती है, लेकिन शास्त्र निर्णय सुविधा अनुसार नहीं हो सकता। क्या सुविधा अनुसार जी चतुर्वेदी जी, मेरा कथन इसमें ये है कि कंप्यूटर आ जाने से ज्योतिष का सर्वनाश हुआ है कायदे से, क्योंकि गणित खत्म हो गया। गणित खत्म हो जाने से पहले जब गणित का काम करना पड़ता था, लोग जब बैठ के पंचांग देखते थे, पढ़ते थे, पंचांग बनाते थे, कुंडली हाथ से बनाते थे, तो उनको समझ में आता था कि क्या हो रहा है। आज क्या है, डेट टाइम प्लेस डाला और फिर राहु केतु के बारे में और गुरु के बारे में जिसको जो मुंह में आया वो बोल देता है। अरे आज का गणित से लॉस हो जाने से हर गली गली में ज्योतिषी होते हैं। परसों मेरे पास आया था पूरा पूछिए काल सर्दी ज्योतिषी थे नहीं, हर गली में ज्योतिषी नहीं मिलता था। बोला आज से काल सर्दी बता दिया है। अरे जब काल सर्दी हो गई तो आज से कहाँ से हमारा काल सर्दी हो गए, कम से कम 10 दिन का कोई बने। वैसे तो ये सारे हैं, लेकिन नहीं हम तब भी बना के प्रेशर डालकर पूजा करो इसकी ऐसे ऐसे करना है। तो जबरदस्ती का कुछ व्यवसाय कर दिया पैसा कमाने के लिए। क्या हो गया ना, कथावाचक आ गए जी ज्योतिषी बन गए, कर्मकांडी पंडित की ज्योतिषी बन गए, तो वो अपना कर्मकांड के लिए देखने के लिए बना देते हैं कि ये कर लो। और सबके पास एक सबसे बड़ा शब्द है ज्योतिषी बन गया। तो जोशी जी ने मतलब बताया था सब के शास्त्र के अनुसार ये शास्त्र निर्णय, शास्त्र का नाम नहीं बताया गया किस शास्त्र में लिखा है, शास्त्र क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है। शास्त्र नाम लेके अलग हो जाते हैं, बस शास्त्रों का भी नाम गलत लेते हैं और डालते जो है। अब देखिए रक्षाबंधन के लिए कह रहे हैं धर्म सिंधु चिंतामणि कौल माधव निर्णय अमृत पूर्ण चिंतामणि में लिखा हुआ है कि 15 ये तो शुभ होती है। और कितना अफवाह फैला रखा है, कुछ मत बहुत भ्रांति फैला रखी है। उसमें यही है
विचार ही सही है, वो उसका निर्णय सही है। बाकी जो ये अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध करते हैं और अपना मार्केट बढ़ाना चाहते हैं, त्रिपाठी का ये अपना स्थिति कर रहा है, उस पर कोई कृपा नहीं है। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, बाकी इनके सब उन्नति हो जाती है। जी बिल्कुल सत्य बात है। तो आपको जो तुलसी जी ने बताया जो निर्णय हुआ वो इस सत्य है, जो शास्त्र में उसी के आधार पे चलते हम तो मानते नहीं है किसी की बात जो है। और हमको पूछता तो हमने ये कहा है कि वीडियो को देखो, हमने गुरु जी को भी बोला कि एक वीडियो जो है छोटा सा रूप में बनाया जाए, जिससे क्या है मेन बात जो हम रखना चाहते हैं कि इतने बजे इतना बोला मेन बात तो क्योंकि जो 24 मिनट का वीडियो नहीं सुन सकते। जोशी जी जो मेरी बात माना था ना लेंगे, जोशी जी को आदमी बुला देते जोशी जी, लेकिन जोशी जी क्या पोछा नहीं पहनते हैं और चंदा नहीं लगाते हैं, इसलिए लोग परेशानी आ रही है। तो मैं चाहूंगा जोशी जी से आइंदा पंडित जी ये मेरा आग्रह है कि वीडियो जो बनाते हो पोछा पहनिए ताकि ये मेरा भी आगे मेरे से भी लोगों का आ गया तो मैं भी उसको मानना चाहिए। जी 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 नहीं 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 जी जी तो अब तो अब अपन कोई विषय ऐसा छूटा हो जिस पर चर्चा करनी रह गई हो। जन्माष्टमी की बात चल रही थी जी तो इसके बाद जन्माष्टमी का मनाया 18 जी तो उसमें पंचांग का जो है अलग अलग आदमी है, हमारा जो मत अलग है, जन्माष्टमी अलग है, जन्मोत्सव अलग है। जी जब मुसलमान जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्म के बाद मुसलमान का जन्मोत्सव मनाते हैं। जी जन्माष्टमी जो व्रत है, व्रत को जन्माष्टमी है अपना रात में अर्धरात्रि में उसी समय व्रत मनाना चाहिए। जी इसके हिसाब से 18 तारीख को ही श्रेष्ठ बनता है, जी 19 तारीख को कुछ श्रेष्ठ नहीं बनेगा। जी। बाकी आप लोगों का क्या मत है, तो वो अगर बाकी 18 तारीख को मेरे जो अनुसार 18 तारीख को जन्माष्टमी का त्योहार मनाना चाहिए। बाकी मेरा निर्णय भी 18 तारीख के लिए मैं समर्थन करता हूँ। 18 तारीख को मध्यरात्रि का होती नहीं सर? आप मध्यरात्रि जी, मध्यरात्रि में अष्टमी आ गई है। नहीं रोहिणी तो उस स्थिति में देखेंगे जब दोनों दिन निश्चित काल में अष्टमी पड़ती हो तो फिर रोहिणी उसका निर्णायक होगा। और रोहिणी से इसका जन्माष्टमी का संबंध नहीं है। बहुत सारे कहते हैं अरे रोहिणी किस दिन है उस, हाँ वो रोहिणी नक्षत्र नहीं देखते इसमें। रोहिणी तो जयंती तिथि बनाता है या फिर जब 2 दिन निश्चित में आ जाए अष्टमी तो उस दिन जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो फिर उस दिन को मानते हैं। उसको महत्व देते हैं। जी जी जी। तो अभी क्या है कि यदि हम 18 तारीख को देखें तो रात को 9:30 बजे के लगभग ही, मोटे रूप में 9:30 ले रहा हूं मैं, उसके लगभग ही आपकी सप्तमी समाप्त हो रही है अपने, और उसके बाद अष्टमी आ जाती तो निश्चित काल में अष्टमी 18 को रहेगी। और दूसरे दिन जो है 11:01 पर ही अष्टमी समाप्त हो जा रही है, जबकि निश्चित काल उसके बाद में प्रारंभ होगा। जी। तो हम निर्बाध रूप से 18 मतलब अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मना सकते हैं।
पर वे जो ये कहते हैं, अभी भी एक जो बड़े विद्वान हैं उनने कहा कि उस उदया सकला गया, अरे मैंने कहा इस उदया सकला गया इससे तो मेरे को बड़ी चिढ़ छूटती है। उदया सकला गया एक जगह कहीं बता दी किसी ने, मतलब हमारे विद्वानों ने। उसके लिए क्या कहा है, जी इस प्रसंग में क्या कहा गया उसे तो ध्यान रखें। जी, वो जिस प्रसंग में कहा गया है वहां काम आएगी उदया सकला गया। और एक कहते हैं उदय बल प्राप्त हो रहा है, अरे उदय बल कैसे मिलेगा? वहां सूर्योदय में तिथि तो उसको उदय बल मिल रहा है क्या? और वो कह रहे हैं कि जो सूर्योदय में तिथि जो आपने जो चंद्रमा का देखे ना, जी चंद्रमा का बल देखे, व्रत रख रहा हो, अष्टमी है लेकिन व्रत किस बात का रखोगे? हाँ अष्ट जरूरी है अष्टमी का व्रत। वो एक जन्मोत्सव और जन्माष्टमी दोनों के नाम में भी फर्क है। मथुरा में जन्मोत्सव मनाते हैं, ताकि जन्माष्टमी नाम भले जन्माष्टमी दे देते हैं, लेकिन वहाँ लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। तो जन्माष्टमी व्रत का है, व्रत तो जब अष्टमी किसी काल में रहती तभी मनाई जाएगी। तो मेरे हिसाब से 18 तारीख को ही रहेगा। और जो यहाँ तो 18 तारीख का ही निर्णय लिया गया, मेरी मीटिंग बुलाई थी, उसमें सभी को 18 तारीख को ही बताया गया। एक बात और आती है सर इसमें, जी जी नहीं इसमें एक समस्या और आ रही सर। इसमें ऐसी स्थिति आ रही कि ये जो ग्रह लाघवी पंचांग वाले और सूर्य सिद्धांती पंचांग वाले, इनकी जो अष्टमी निश्चित काल में वो दूसरे दिन ही आ रही है। पहले दिन भी है पर पूरा निश्चित में दूसरे दिन व्याप्त हो रही है। तो उनके हिसाब से दूसरे दिन ही जन्माष्टमी होगी। तो ये तो अब पंचांग गणित का तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, पर जो दृश्य गणित को मानते हैं और शुद्ध गणित को मानते हैं उनको पहले दिन 18 तारीख को लेनी पड़ेगी। इसी पर जी गणित को मानते हैं, उसका जो गणित होगा वो मानेंगे। जी मैं ये चाहता हूँ कि सब जी विद्वान मिल करके जी तो आगामी जो पंचांग बन रहा है उसमें जो निर्णय है, जो भी अनेक तिथि वर्ग है, उनका निर्णय ले लिया जाए और एक ही सिद्धांत से सब कुछ बनाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक करके और बड़ी अच्छी त्योहार मनाए जाएंगे। इसमें क्या है कि किसी ग्रहला वालों के लिए कितने संख्या को मानते नहीं, क्योंकि वो उनको सरल पड़ता है। तो हमारे यहाँ 2 बजे निकलता है, 2 बजे निकलता है, जमाने से निकल रहा है, वो तो उसी को चलाते हैं। और अभी हमारे पास वो किसी का नहीं, वो जो कि लकड़ी के फकीर हैं, वो चीज को मानने के लिए तैयार हैं। आसान गणित उनको इसलिए लगता है कि बस जोड़ते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, एक दिन एक दिन बस उसमें कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मेहनत नहीं करना पड़ती ना उसमें। अब क्या है कि लेकिन जो जागरूक पंचांग करता जागरूक आ रहा है, वो तुलसी जी का भी देखते हैं और उसकी तुलना करते हैं, उसको मत देते कि नहीं ये सही है। कैसे लोगों की संख्या कम है। दूसरा क्या है कि जब प्रचार में ज्यादा चला जाता है ना, उसके साथ ये हो जाता है। और ये चीजें क्या है, थोड़ा सा मतलब मैं विषय से थोड़ी सी अलग बात कर रहा हूँ। ये चीजें क्या है कि पहले जो पंचायत जिस परिवार में और जितने भी एरिया के लिए बनता था उतने में ही रह जाता था, इधर से उधर जाता नहीं था। और फिर पंचायत इधर आता नहीं था, और इधर का पंचायत, नीमच का पंचायत कहीं जाता नहीं था, जोधपुर का पंचायत कहीं रह जाता था। उनके एरिया में राजा की जितनी डायनेस्टी रहती थी उतने में रह जाता था। आज क्या हो गया है कि इंटरनेट के माध्यम से कह लीजिए या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कह लीजिए, सारे पंचायत इधर से उधर हो जाते हैं। उनका जो डिफरेंस आता है, वो सारा डिफरेंस यहाँ इकट्ठा आम आदमी के सिर पे आके गिर पड़ता है। और आदमी अपना कर्म निकाल के कुछ भी बोलता है। आम आदमी को पता नहीं कि ग्रहला से बना रहे हैं या कौन से सिद्धांत से बना रहे हैं। इतना नहीं उनको ये मालूम कि इस पंचांग में ऐसे दिया, इस पंचांग में कैसे। बस हाँ अभी जन्माष्टमी के ऊपर ही था, हम्म यदि कोई वैष्णव मतावलंबी मंदिर हम्म हमें जन्माष्टमी कब करती है, क्यों उन्हें वैष्णव वाला ही व्रत पर बताना रहेगा। अपने को कौन सा मतावलंबी उससे क्या लेना देना है? ये मंदिर ही अगर वैष्णव मत वाला हो तो बोलते हैं कि मतलब उनका मंदिर ही वैष्णव मत ऐसे बोलते हैं।
हाँ, वैष्णव संप्रदाय के है तो अपन तो एक ही बात करें कि साहब जन्माष्टमी तो 18 तारीख को है, आप कभी भी मनाओ। भाई ये वैष्णव मत आदि अनादि नहीं है, आदि अनादि अनादि जो है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में हम इन सभी की पूजा पाठ करते आए हैं। भगवान विष्णु को भी हम मानते आए हैं, और भगवान विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने ही ये पुराण लिखे, और पुराण से ही हम ये निर्णय लेके बता रहे हैं। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु क्या है, इन पुराण के वाक्य ही संग्रह किए हैं, और इन पुराण के वाक्य उन्हें संग्रह करके बताए हैं, तो उनके अनुसार ही हम निर्णय कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने जो कहा वही हम निर्णय दे रहे हैं। तो भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं कि मध्याह्न रात निशित व्यापिनी है, जन्माष्टमी में मनाओ मेरी जन्मतिथि। तो मतलब ये इस बार तो वैष्णववादी में तो बहुत भाग में हुए हैं ना। ये तो वैष्णव संप्रदाय चलने के बाद हुए। तो ये समस्या का कारण बने। हाँ, फिर समस्या का कारण बने। समस्या कुछ नहीं है सर। सर मेरा एक डाउट है। जी मैं एक जिज्ञासु हूँ केवल, जी। और पंचांग मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ग्रहणालों से भी, स्विस फैमिलीज के डेटाबेस से भी, सूर्य सिद्धांत से भी मैंने प्रैक्टिस किया हुआ। जी आपको जो चर्चा कर रहे हैं कि शुद्धता और अशुद्धता पंचांग की, इसको डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा पंचांग शुद्ध है? क्या कभी आकाश में उसको डायरेक्टली देखते हैं, कभी वेरीफाई करते हैं कोई भी पंचांग कि केवल हमने मान लिया, सबने मान लिया शुद्ध है तो ये शुद्ध है, बस सबने मान लिया अशुद्ध है तो अशुद्ध है? सूर्य सिद्धांत किस हिसाब से अशुद्ध है, ये क्या हमें बता सकता है? हम सूर्य सिद्धांत को से भी किया है, और सूर्य स्पष्ट एकदम बहुत अच्छा होता है, एकदम करेक्ट होता है। शायद कुछ 6 मिनट का कला का डिफरेंस आता है, जो कि स्विस फैमिली से कंपेयर कर, ग्रहणालों से भी लगभग उतना ही आता है, करीब उसमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम उसकी, आप लोग कैसे, मैं अपने तरीके से शुद्धता का कोशिश करता हूँ, आप लोग कैसे करते हैं जरा ये बताएं। किसी एक पॉइंट पे है, ये हम कैसे वेरीफाई करते हैं? देखिए, इसके लिए हम हमारे पास भारत में बहुत सारी वेधशालाएं हैं, परंतु यहाँ पे जो बैठे हैं विद्वान, उनसे मैं बात करूँ। जी विद्वान जो सनातन परंपराएं मानने के लिए वहाँ सवाल का कोई वो स्थान नहीं है। राज के स्तर पर भी बैठक हुई थी, गवर्नमेंट सरकार ने बुलाई थी, उसमें जोशी जी भी गए थे, फिर साला में गए थे, वहाँ 10 पद्धति का मतलब 10 मिनट का मतलब दिखाई थे, तो दिखाएंगे वो तो 10 पद्धति है, तो जो जोशी जी इसमें गए थे वो आपको बता रहे थे कि आप उनके पास। देखिए, अपन वेधशाला के अंदर जाकर अगर प्रत्यक्ष उस ग्रह को देखें वेद करके, अगर वो वहाँ दिखता है तो वो सही है, और जो नहीं दिखता है उससे थोड़ा आगे या पीछे दिखता है उसको गलत नहीं कह सकते। हम सूर्य सिद्धांत को गलत नहीं कह रहे हैं कि सूर्य सिद्धांत गलत है, ग्रह लाघव गलत है, गलत नहीं है, स्थूल है। स्थूल का अर्थ है कि वो समय से थोड़े हट चुके हैं, और ये अंतर आता है। तो इसके लिए हम चाहें तो प्रत्यक्ष जाके वहां से मिलान कर ले। और ग्रह लाघवकार ने तो पूरा लिखा है कि येन पक्षेन दृश्यते दृग्गणिते किचम तेन पक्षन कुर्यात तिथ्यादि निर्णय, मतलब जिस पक्ष से जो ग्रह प्रत्यक्ष दिखे उसी से तिथ्यादि का निर्णय कर लेना चाहिए, वही धर्म कर्म में श्रेष्ठ माना गया है। और देखिए, इसके लिए फिर क्या है कि हमारे भारत में ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। हम क्या चाहते हैं, सीधा मिल जाए, उठा के लिख डालो। पर जो विदेशी जो विद्वान हैं वे खुद वहां पर परिश्रम करते हैं और मेहनत करते हैं, और उसका पूरा निचोड़ निकाल कर बताते हैं। आप देखेंगे कि भारत में केतकर के बाद किसी ने ज्योतिष पर कोई पंचांग निर्माण की पुस्तक नहीं लिखी, परंतु वहाँ निरंतर शोध चल रहे हैं। और नासा की जो वेधशाला है वो विश्व की सबसे अत्याधुनिक वेधशाला है, और वहाँ से प्रत्यक्ष देखने के बाद जो पुस्तकें लिखी गई है अंग्रेजी में, उनसे जो ग्रह साधित किए जाते हैं वो बिल्कुल दृश्य और सूक्ष्म आते हैं। यहाँ पे मैं एक बात, मैं चीजों को अपने तरीके से वेरीफाई करता हूँ। जी चंद्रमा और मंगल की युति की बात चल रही थी,
सेट किया कि मेरे को उसको फोटोग्राफ लेना है, वो इवेंट को कि जब मंगल चंद्रमा से के बाहर आ रहे हैं। मैं जब टेलीस्कोप सेट कर रहा था तो मैंने देखा कि वो जो टाइम जो कैलकुलेशन नासा के या सिर्फ फैमिलीज के हिसाब से मैंने निकाला था या उन्होंने जो दिया था, उससे 5 मिनट पहले ही वो मंगल चंद्रमा के पीछे से बाहर आना शुरू हो गए। बहुत मुश्किल से मैंने वो मेजर इवेंट को कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन बाहर आते आते इतना मैंने फोटोग्राफ ली। क्या वो एकदम सही है? ये भी बहुत हम कहना मतलब विकरण से विद सर्टेनिटी की वो एकदम सही है। सूर्य का आजकल जितने भी जो पंचांग है मैं देखता हूँ कि सब एक इंटरनेट की साइट है timeanddate.com, उससे सारे सूर्योदय का टाइम निकालते हैं, या उसका एक फॉर्मूला भी है, बहुत सिंपल सा हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या वेरीफाई करने के लिए हमें नासा के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा? हमारे पास स्वयं भी तो सूर्योदय देखने का टाइम है, और मैं तो उसको वेरीफाई करता हूँ, मतलब मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। मैंने देखा है कि कोई भी कैलकुलेशन सूर्योदय का ऐसा नहीं है जो कि एक्जैक्टली सूर्योदय का टाइम निकाल के दे। हम दूसरों के पर आश्रित क्यों हैं? आज तक इतने बड़े विद्वान सब बैठे हैं, स्वयं की वेधशाला बनाने में क्या कर सकते हैं? हम क्यों नासा की और ऐसी सूक्ष्मता की क्या जरूरत है उसमें कि सूक्ष्म उपकरणों की आवश्यकता पड़े? छोटे से हमारे एक शंकु भी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गिव अ मोर वेरी एक्यूरेट वेरिफिकेशन ऑफ द जो भी हम स्पर्श निकालते हैं उसको सही वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सूर्य स्पर्श बहुत आराम से निकाल देते हैं, हम श्रम निकाल सकते हैं। दूसरे के ऊपर प्रयास करते हैं, सूर्य सिद्धांत गलत है, मुझसे बना नहीं रहे पंचांग, गलत है, मुझसे पंचांग बना नहीं रहे, उसको हमने बंद कर दिया है। बाकी हम फिर कौन से तरीके से पंचांग बना रहे हैं? दृश्य पद्धति से बना रहे हैं, पर दृश्य पद्धति कहाँ से ले रहे हैं? डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा तो आप जो एक एस्ट्रोनॉमिकल एल्गोरिथम बुक आती है उससे कर सकते हैं गणित को। एल्गोरिथम है वो तो ठीक है, वो उसका एल्गोरिथम पे कंप्यूटर पे बनाना, लेकिन एल्गोरिथम का तो यूज करना मेरे ख्याल से सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जितना आसान हम सूर्य सिद्धांत को कर सकते हैं, शीघ्रोज मंदोज और उसके शीघ्र मंगल जितने भी जो भी इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं मेरे लिए काफी नए हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको यूज करके निकाल सकता हूँ। हम उन एल्गोरिथम्स के ऊपर क्यों काम करें? मैं तो उससे निकालता हूँ, एल्गोरिथम्स से मैं ही प्रयोग करता हूँ, और मैंने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। मेरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें सारे एल्गोरिथम्स को छोड़ के सूर्य सिद्धांत से ही हमें करना चाहिए, और सूर्य सिद्धांत से जो गलतियाँ आई हैं उसके मंदोज वगैरह जो भी जो वैल्यूज हैं, जो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उसको हमें करेक्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारी मीटिंग शायद आगे होगी। ये पीएचडी प्रोफेसर भी नहीं करते, मैं उनसे भी बात कर चुका हूँ इस विषय में। सूर्य सिद्धांत से ही करें, भले गलत आए, 100 लोग गलत करेंगे, कहीं ना कहीं तो उसमें सुधार करेंगे। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा ऐसी क्यूरियोसिटी है। सच का विषय है, अगर इस पर कोशिश करी जाए तो सफलता हासिल हो सकती है। कहीं गलतियां होंगी लेकिन कहीं के सफलता मिलेगी। लेकिन क्या है कि आज के युग में बहुत परिवर्तन आ गया। पहले के राजा महाराजा वेधशाला बनवाते थे, आजकल तो वेधशाला क्या पढ़ते को नहीं मानते हैं। वेधशाला तो बहुत बड़ी बात हुई, मजबूरी में मानना पड़ता है, नहीं तो पढ़ने का कोई शुक्र भाव रखा जाता है। वहाँ से वेधशाला कौन बनवाए? अभिरुचि तो होना चाहिए ना, बिना अभिरुचि से काम चीजें नहीं होती। पहले जो वेधशाला बनी आज की नहीं बनी, पहले समय की बनी हुई है। आज तो नए जो है वास्तव ठीक हो रहा है कि हम नागपुर का आश्रय हैं, तो इस प्रकार यही है कि भाई ये तो विद्वान है नहीं, उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही, वो खोज कर सके, उनको कुछ मिलता है आगे बढ़ता है तो सिद्धांत की चली जाती है, कैसे आगे आगे वो मैं इसमें एक्स्ट्रा चाहूँगा सर, वेधशाला की जो इक्विपमेंट्स है वो बनाने बिल्कुल भी रखने का प्रयत्न करें। बिल्कुल आपका कहना अगर पहले के जो लोग थे, जयपुर की वेधशाला, दिल्ली की वेधशाला या बनारस की वेधशाला, जो मैंने तीनों को विजिट किया है, स्टडी किया है, उसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो रियली प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसको हम आजकल अच्छी लकड़ी की क्वालिटी लकड़ियाँ आती हैं जो कि बरसात को और गर्मी को बर्दाश्त कर सकती हैं, हम ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर हम उसके ऊपर विचार करेंगे तो सर्टेनली एक अच्छा वेधशाला स्वयं तो बना सकते हैं। मेरे अपने छत पे मैंने बनाया हुआ है, मैं ऐसा नहीं अगर एक छोटा सा हम मतलब हर जगह एक पत्थर का चक्र
फुट का, वो आपको 1000 देना पड़ता है। जी, पूरी बेशाला आपका 50,000 में पूरी बेशाला तैयार हो जाएगी। ऐसी पड़ी हुई है, पता है मेरे पास में। अब मैं ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये है कि समटाइम्स मेरा प्रेजेंटेशन कई बार गलत हो जाता है क्योंकि शायद मैं उतना बोलने में माहिर नहीं हूँ, बट मेरा जो मूल उद्देश्य बोलने का ये है कि बजाय कि हम फॉरेन एल्गोरिथम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहें, फॉरेन डेटा के ऊपर डिपेंडेंट रहें, हम स्वयं के सूर्य सिद्धांत के ऊपर मेहनत करके कोई पंचांग को नहीं बनाते। आप जैसे जोशी जी बनाते हैं तो सूर्य सिद्धांत का क्यों पढ़ाते हैं? आप सूर्य सिद्धांत है, लेकिन प्रयोग हम दूसरे एल्गोरिथम्स कर रहे हैं, वो गलत जा रहा है। नहीं, मैं सूर्य सिद्धांत नहीं पढ़ाता सर। मैं केतकी ग्रह गणित दृश्य पद्धति वाली वो पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। और हाँ, और मेरे एक दो स्टूडेंट भी इसमें हैं। केतकी ग्रह गणित पढ़ाई मैंने, और उपयोग भी उसी का किया, पर उससे दृश्य पंचांगों से कुछ भेद आने से मैंने खुद ने अपने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। अगर आप केतकी से चाहें तो केतकी का भी है मेरे पास, और उससे लेटेस्ट वाला मैंने अभी अपडेट किया है। तो मैं केतकी और लेटेस्ट वाला दोनों का प्रयोग करता हूँ। और इसलिए जो है भेद वाली जहाँ तक बात है कि वो आपके 5 मिनट का अंतर आया चंद्र और मंगल के परस्पर निकलने में, तो देखिए वहाँ अगर हम अध्ययन करें तो हमारे गणित में 3 बातें उपलब्ध होती है। एक तो स्पर्श, मध्य और उन्मिलन। तो आपने स्पर्श वाला गणित किया था या मध्य वाला किया था या अंत वाला किया था, तो उसमें भी अंतर आ जाएगा। लेकिन मंगल का ब्रह्मांड इतना छोटा है कि इसमें इन तीनों का कोई वैल्यू मतलब कोई भेद ही नहीं रहेगा। नहीं, बहुत ही माइन्यूट है जी, डॉट के जैसा है, तो वो तो भेद आएगा ही नहीं सर। नहीं, चंद्रमा बड़ा है और मंगल छोटा है, अगर वो उसमें से निकलेगा तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। सर ये 3 फैक्टर्स में वो एक अलग चीज है सर, उसमें नहीं आएगा सर। मैंने देख लिया है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि 5 मिनट का डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि क्या गलत है क्या सही है, मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने सिस्टम को डेवलप करें। उसके लिए क्या कार्य हो रहा है? और इसमें जैसे हम कहेंगे कि समय आ जाओ आपके पास समय हो तो एक बैठक इस पे दी जाए और ऐसी योजना बनाई जाए, उसके साथ कुछ सहयोग देंगे और इनकी बात को आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा और कोशिश करके देखना चाहिए। ये एक कि हम यहाँ पर इसको कर लेंगे, और ये मतलब बात सही है आपकी कि हम सूर्य सिद्धांत से बना लेंगे। पर क्या आप एक वेधशाला आपने देखी है, कम से कम 2 बीघे पर बनती है, और जो एक यंत्र है भित्ति का यंत्र, वो सिर्फ भारत में एक ही जगह बन सकता है, वो 23.5 डिग्री पर, बाकी नहीं बना सकते आप। तो फिर कुछ चीजों के लिए आपको फिर 23.5 डिग्री पर जाना पड़ेगा। क्या भित्ति का यंत्र आप आपके घर बना सकते हैं? सब प्रकार के यंत्र तो नहीं बना सकता है, लेकिन फिर भी उसका ऑर्गेनाइज हम बना सकते हैं। उसमें थोड़े से कैलकुलेशंस करके हम चेंज करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे हम यंत्र बना सकते हैं। भित्ति का यंत्र क्या आपके जयपुर में नहीं है क्या? नहीं, एक यंत्र है जो सिर्फ उज्जैन में ही है, बाकी कहीं भी नहीं है। भित्ति यंत्र तो बनारस में नहीं है। नहीं, एक यंत्र में नाम बोल रहा हूँ, पर आप कहेंगे तो वो पूरा आपको उसका विधान बता दूंगा कि वो यंत्र 23.5 डिग्री 26 मिनट्स का जो इंक्लिनेशन है आपका, वो तो फिक्स है ही नहीं, उसमें तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं सर। काय में। बस यही है कि मेरा ये है कि जितने भी टाइम कर रहे हैं कि 9:52 सभी लोग बता रहे हैं, बेसिकली ये सब सुपरमैरिज का ही है या नासा के या विदेशी वेबसाइट्स के डेटा है हमारे पास। ये केतकी ग्रह गणित से ये नहीं आएगा। 8 बजे का 20 मिनट का, क्योंकि इतना सूक्ष्मता से आकाश में भी नहीं दिखता है। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी मतलब ज्ञानी लोग हैं, सब मतलब सेकंड्स में भी टाइम को कैसे सबमिट करते हैं
ये तो आसान बात है। दूसरे की गणित पे अपना मतलब ज्ञान बांट रहे हैं। ये सब चीजें दोष है हमारे ज्योतिष में सर। तरह की जैसे आप अथॉरिटी है, मैं नहीं जानता बाकी लोगों को, मैं रमेश सर को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, ठीक हो, आपको अथॉरिटी है, ओके, यू हैव मतलब नहीं, मैं आई एम नॉट एन अथॉरिटी, मैं एक अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं कह रही जिज्ञासु हूँ, तो इसलिए मैं अपना पंचांग पहले एक छापा था, फिर मैंने बंद कर दिया कि नहीं ये मेरा डोमेन से बाहर की चीज है। तो जो अथॉरिटीज के अलावा मैं अगर कोई निर्णय दूंगा, मेरा केवल निर्णय का समर्थन करने का अधिकार है, देने का अधिकार नहीं है। बाकी इस थोड़ा इसको बोलना पड़ेगा कि निर्णय आप अपने मत लीजिए, दूसरे के गणित पे निर्णय मत लीजिए, स्वयं गणित करिए, तब निर्णय में परिवर्तन आएगा। ये चीजों को एम्फसाइज करना पड़ेगा सर। पता नहीं शायद मैं और विषय से नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे केत की ग्रह गणित का मैंने एक एक अध्याय इनको पढ़ाया है, जो मेरे से पढ़े हैं। अगर ऐसा होता तो फिर गणित कैसे की, और केतकर जी तो हमारे भारत के विद्वान थे। सूर्य सिद्धांत में क्या दिक्कत है? सूर्य सिद्धांत से अगर आप सूर्य स्पर्श लीजिए, मैं अभी तुरंत आपके सामने डेटा प्रस्तुत कर सकता हूँ, मेरे को शेयर करना है तो मैं कर दूँ, एकदम सही आता है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसका मध्य रात्रि चलता है, एकदम सही डिफरेंस, मतलब 6 मिनट का 6 घना का या उससे भी कम का फर्क आता है। उसमें क्या दिक्कत है? 6 घना के फर्क से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, अब इनके अयनांश में हाँ, जैसे अपना इनका पूरा भगण होगा अयनांश का, दूसरे कहते हैं, और सूर्य सिद्धांत कहता पूरा भगण नहीं होगा, इसके अयनांश कुछ जाकर वापस लौट आएंगे। तो वो कहां तक जाकर वापस लौट आएंगे? क्यों? सूर्य सिद्धांत में हल्का सा उसका फैक्टर है, जब संस्कार करते हैं तो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में उसका फर्क पड़ रहा है। ये तो सूर्य सिद्धांत तो डायरेक्टली आपको वैल्यूज ही आ रही है, स्ट्रेट अवे। सूर्योदय कैसे निकालेंगे? कहां से आपकी साइन वैल्यूज आ रही है? और सूर्योदय कहां से निकालेंगे? सूर्योदय के लिए जब संस्कार गेन कर रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट कुछ बात कर रहा हूं। और क्रांति कैसे निकालेंगे? शर कैसे निकालेंगे? नहीं तो अब आप नहीं, अगर जो बृहस्पति है सूर्य और बाकी नवग्रहों के तो सेम है, तो बिना अनाज के है। अरे 7 ग्रहों की क्रांति भी निकालनी पड़ेगी, 7 ग्रहों के शर भी निकालने पड़ेंगे, 7 ग्रहों का लोभ दर्शन भी निकालना पड़ेगा। तो उसमें तो फिर वो तो फिर आप मॉडर्न का क्यों करते हैं जब सूर्य सिद्धांत की तरफदारी कर रहे हैं? तो तो देखिए, जब हम किसी ग्रंथ विशेष की बात करें कि मैं उससे काम करता हूं, तो सारा काम उसका होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपने जो कहा वो सब बात हमने मान ली, सूर्य सिद्धांत से करेंगे, पर आप ग्रहण को प्रत्यक्ष देख लीजिए। ये सूर्य सिद्धांत वाले ग्रहण का गणित दृश्य से क्यों उठाते हैं, लोगों को क्यों गुमराह करते हैं? जब उनका गणित सटीक है तो उनको ग्रहण का गणित भी अपने सूर्य सिद्धांत से करना चाहिए। ऐसा पर ये आप तो पहले बताएं कि सूर्य सिद्धांत से, ये सूर्य सिद्धांत का पंचांग बनाते हैं, ये ग्रहण क्यों नहीं लगाते हैं? जैसे आपने पंचांग बनाया तो आपने कौन से सिद्धांत से ग्रहण बनाया था? तो जब आपने स्विस का प्रयोग किया तो हमसे सूर्य सिद्धांत क्यों करवा रहे हैं? देखिए, यदि ये क्योंकि उसका जो है केप्लर्स लॉ का तो प्रयोग करते नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो एपिसाइकल्स हैं
सूर्य सिद्धांत जो प्रयोग होता है उसका ज्यादा अच्छा एडवांस मेथड है एज कंपेयर टू कैप्टर्स का। मैं ये मेरा कहना है। देखिए अगर उसका प्रयोग करें एपिसाइकल्स का प्रयोग करें शिवरोज और मंदोज का शिवफल और मंथल का और शिवपदी परिधि और मंद परिधि का प्रयोग करें एपिसाइकल्स का प्रयोग करें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने अभी अध्ययन नहीं किया है बहुत ज्यादा, केवल गणित तक मैं किया है, वहीं तक मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है बहुत टाइम किया इस वजह से। और निश्चित रूप से उसका भी कोई समाधान निकालूँ निश्चित रूप से। नहीं मैं पब्लिसिटी नहीं करता, मैं पर्सनल यूज के लिए रखता हूँ या ग्वालियर में केवल नहीं, मैं आप चर्चा करते हैं किसी चीज की, हमारे स्वयं की गणित की चर्चा बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं, चर्चा करना बड़ा सरल है, पर उसमें एक संकट है कि ये जितने आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इन सब के पीछे परिवार लगा हुआ है, और यदि ये सब छोड़ के ना उस गणित के अनुसंधान में लग जाए तो इनका घर का खर्चा कौन चलाएगा? बड़ी मुश्किल से तो ये काम नहीं कर पा रहा है, बड़ी मुश्किल से। हाँ, अनुसंधान में लग गए तो वो तो फिर अनुसंधान में व्यक्ति को सब छोड़ के उसमें लगना पड़ता है, और उसके पीछे हमारा परिवार है। पहले क्या राजाश्रय मिलता था, और राजाश्रय मिलने के कारण विद्वान केवल खोज करने में लगे रहते थे, इसलिए वो नई बात निकालते थे। आज मुझे मेरे घर का खर्च चला के न फिर बचे हुए समय को यहाँ लगाना है, और ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही कमजोर है। आपको कुछ लगते होंगे, बाकी सारों की स्थिति बहुत कमजोर है सर। इसके सब सभी बैकग्राउंड को देखते हुए ये लग रहा है कि सर तो बिल्कुल साधारण सिंपल है ही सही, कोई चिंता की नहीं। हाँ ठीक। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर ये है कि मेडिकुलस होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैंने सन का एनालिमा वगैरह मैं क्विज करता हूँ, तब सत्याग्रह नित्य संध्यावंदन करें, रक्षाबंधन की बातें इतने लोग कर रहे हैं, पर मैंने लोगों से यही प्रश्न किया कि यार आप क्या भगवान के सामने दिया भी जलाते हैं सुबह शाम, संध्यावंदन करते हैं? प्रयोजन दे रहे हैं। तो जब हम स्वयं जिसका अनुपालन नहीं करते हैं, मैंने अपने और बड़े विद्वान ने बोले कि तो कभी भी आज तक तो देखा नहीं मैं पूजा पाठ करते हुए, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय ले लिया और न्यूज़पेपर छपा दिया और हमारे समाचार जब स्वयं आप कुछ करते नहीं है तो दूसरों को क्यों करने से रोक रहे हैं? सिद्धार्थ जी ने इसलिए नहीं काम करो देश में सब करते हैं। सॉरी आप मैंने टाइम लिया। तो देखिए, अगर कोई सूर्य सिद्धांत की बात करे तो पहले उनसे एक ही बात रखना कि आप अपने पंचांग में पहले ग्रहण सूर्य सिद्धांत से दें, उसके बाद सूर्य सिद्धांत की बात करें तो हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप भी उसी प्रकार का गणित ले रहे हैं, तो जो व्यवस्थित गणित कर रहा है उसमें तकलीफ क्या है? जैसे आपने अयनांश दृश्य उठा लिए कि साहब मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूं इसलिए मैंने उठा लिए। अब वो दूसरे कहेंगे साहब देखने के लिए हमने ग्रहण ये दृश्य वाला लगा दिया और बाकी हम सूर्य सिद्धांत को चलाते हैं, तो वो ग्रहण के विषय में शोध क्यों नहीं करते? और अगर उसमें सूर्य सिद्धांत में ही शोध किया जाए तो दृश्य गणित को ग्रहण करने में दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? यदि आप सूर्य सिद्धांत को ही बदलना चाहते हैं, उसमें ही क्षेपक जोड़ना चाहते हैं या उसमें बीज संस्कार देना चाहते हैं, तो बीज संस्कार वाला गणित ग्रहण करने में दिक्कत क्या है? या तो जैसा है वैसा ग्रहण करो, और जैसा है वैसा ग्रहण करो तो फिर ग्रहण गणित भी उससे लगाओ और फिर दिखाओ कि देखो ये ग्रहण होता हुआ दिख रहा है। आप इसका क्या जवाब देंगे? कभी नहीं, वो तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें मैथमेटिक्स को एडवांस करना पड़ेगा, उसके लिए हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट है ग्रहण के लिए। अभी उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, मैं वेस्टर्न पर डिपेंड नहीं हूँ। मैं आप ये जो लोग बैठे हैं इनसे पूछिए, मैंने ग्रहण का गणित करके मिला के बता दिया कि ये देखो केतकी से ये ग्रहण आएगा। ग्रहण पे तो मैंने अभी कार्य नहीं किया सर, मैं अभी वेस्टर्न में डिपेंडेंट हूँ, लेकिन जब अगस्तोदय की बात आती है तो अगस्तोदय की बात किसी भी हमारे सारणी से कहीं भी सही बनती है, निश्चित रूप से उसके लिए हमें सुधार करना पड़ेगा। काय में अगस्त्योदय जो होता है ना केतकी से सही आता है ना आपका इससे सही आता है, क्या बोलते हैं सूर्य सिद्धांत का या ग्रहण आरोह से कहीं से सही नहीं आता है। निश्चित रूप से उसको हमें मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ही रिलाय करना पड़ता है। तो अभी तो अपन सूर्य सिद्धांत पे थे ना, अब आ गए इधर इस पे, ये क्या है? नहीं, अगर अगस्तोदय की बात करें जो सूर्य सिद्धांत से निकालने की कोशिश करें तो नहीं निकाल पाते हैं सही, हमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ऊपर
नहीं, अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि वेस्टर्न पर कहीं ना कहीं तो डिपेंड है ही है, तो उन वो मेरी अज्ञानता की वजह से मैं बोल रहा हूँ सर। तो आप तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी एस्ट्रोनॉमिकल एल्गोरिथम पुस्तक का उपयोग करने में दिक्कत क्या है, हर्ज क्या है? नहीं, वो भी मैं करता हूँ सर, वो ऑलरेडी मेरे पास है, उसके प्रोग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं। जी, मेरे जो 10 वर्ष उससे भी निकाल। पर जब आप ग्रह स्पष्ट उससे निकालते हैं, आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो फिर हम सबको क्यों रोक रहे हैं? सॉरी, मुझे बोलते हैं कि डेडिकेशन गलत मेरा इंटेंशन ये नहीं है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने गणित के ऊपर विशेष जोर देना चाहिए, उसको सुधारना है, जी जी। उसको हिसाब में पढ़ते रहें। तो उसमें जैसे जी ने बताया कि सबके पीछे बच्चे की आर्थिक मदद कहीं से मिलने वाली नहीं है, कोई से अगर मांगेंगे तो कहेंगे कि ये कोई पैसा खा रहे हैं, तो कमाई के साधन बनाते हैं, कई सी चीजें हैं। उसके लिए स्वतंत्र आदमी का दिमाग भेजिए, घर गृहस्थी लगी है, कैसे स्वतंत्रता में आदमी सब चीजें कर पाए। पहले जो राजा महाराजा थे उनको राजस्थान था, उनके काम था, और उनको बड़े कारिस्टी हो मेरे ख्याल से हम सब इसमें रिटायर्ड मजदूर ही हैं। नहीं, मैं रिटायर नहीं हूँ, मैं 13 साल और है मेरा नौकरी। 13 साल और है सर। जी जी जी। यदि आपके 4 साल बचे हैं तो पेंशन ही तो मिलेगी ना फिर। बच्चे भी है जी, के काम निपटाने में किया गया शादी नहीं, चलिए मेरा सजेशन था सर, आगे करना। तो सजेशन अच्छा है, सोचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज सभी के और बुद्धिमान लोगों का काम है। अच्छा, मतलब हमें उसको अमेंडमेंट ना उसको छोड़ के हमें केवल उसके ऊपर लड़ाई करना। ठीक है सर, ये मेरा उसको ने भी कहा था कि कोई और आगे इसका संतुलन आगे करेगा, कोई होगा आगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने बात रखी आत्मनिर्भर भारत के लिए, मैं समर्थन करता हूँ, आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ समस्या है, जब उसका समाधान होगा तब आत्मनिर्भर होगा। आपने प्रस्ताव रखा है, इस ऊपर से कभी न कभी किसी से कहेंगे बैठक करो और उसमें फिर मंथन लोग कहे। सर, इस बैठक के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से फेसबुक और सभी में, और जिनको भेजा था उनको भी कहा था कि जहां चाहे वहां इनको भेजें, और सभी आमंत्रित हैं, भारत के न विदेश के सभी विद्वान, और निसंकोच होकर बराबरी का हक देंगे बोलने का। कोई नहीं आए बोलो। अपन 5-7 जने, और इससे पहले वाली बैठक में 33-35 जने थे, और नहीं तो अपनों ने तो सबको आमंत्रित किया, बिल्कुल निसंकोच सभी आके सम्मिलित हुए। अरे भाई, ब्राह्मण है लेकिन उपाय कर्म का मतलब ही समझते हैं। चांद जब बता रहे हैं, कुछ संध्या नहीं, आपका धर्म में चंदन लगा रहे हैं। जी चलिए, देखिए, संध्या वंदन का एक इतना अच्छा नियम है जो मैं बताना चाहता हूँ कि संध्या वंदन हम सुबह के टाइम में सूर्य की तरफ मुंह करके जाप करते हैं, रात के शाम के टाइम में फिर से पश्चिम की तरफ। सर मैं नित्य करता हूँ, शायद मैं अभी बरसात के टाइम में नहीं जा पाया, लेकिन डेली सनराइज के मैं फोटोग्राफ लेता हूँ, सनस्पॉट से फोटोग्राफ में उससे और चंद्रमा की। अब आप उसके हिसाब से मैं जब भी कोई भी कैलकुलेशंस मैंने ली है, वजन का एल्टीट्यूड को भी मैंने कंसीडर किया है, अगर वो बोले तो कहीं पे भी सूर्योदय का टाइम सही नहीं आता, कोई भी गणित पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो जो सूर्य सिद्धांत जो कि अभी हम बिल्कुल गलत मानते हैं, उसमें सही मान के चलें, शायद उससे हमें लाभ। चलिए सर, थैंक्स। बस आज बैठक में सभी उपस्थित हुए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, और इसका अपन विसर्जन करते हैं। इसके पहले आदरणीय भारद्वाज जी साहब कुछ कहना चाहते हैं, अपन बात सुन लेते हैं। सभी को नमस्कार, और मेरा सबसे ये आग्रह है, आप सब जो अभी वेधशालाओं की बात हो रही है, जयपुर नगरी में पधारे हैं। हम 25 अगस्त को आयोजन कर रहे हैं एक ज्योतिष सम्मेलन, तो निश्चित रूप से ये सूर्य सिद्धांत की भी बात करेंगे, और सबसे आग्रह आप पधारे 25 अगस्त को। सादर आमंत्रण है, जो भी अभी दिख रहे हैं सबसे मेरा सादर आमंत्रण। जयपुर में है, राजस्थान जयपुर। बहुत अच्छी है, मैं भी देख के आया था हाल ही में। वेधशाला में ही रखा, वेधशाला परिसर में ही रखा है। वेधशाला में रिसर्च होता है, होटल पे रखा है, होटल ग्रांड चाणक्य में रखा है वेधशाला। जी जी।